हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट के बारे में। आज हम क्लास 12th की जो क्लास है वो स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और क्लास 12th में जो सबसे पहला चैप्टर है वो हमें पढ़ना है सॉलिड स्टेट के बारे में। तो आज आपके लिए सॉलिड स्टेट हम इतनी ईजी बना देंगे, बस आपको वीडियो के अगर लास्ट तक देखनी है। आपको अगर आप वीडियो लास्ट तक देखेंगे तभी आपको ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये समझ में आएगा, ठीक है। तो वीडियो स्किप मत करिएगा, लास्ट तक वीडियो देखिएगा। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास पहुंच सके। तो ठीक है, आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में? सॉलिड स्टेट के बारे में, जो कि क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि सॉलिड क्या होता है और सॉलिड हम किसे कहते हैं। तो बच्चों देखो, जो सॉलिड होता है ना, मैटर के आपने 3 पार्ट पढ़ रखे हैं, सॉलिड, सेकंड लिक्विड एंड थर्ड गैस के बारे में पढ़ा है। तो अब हम जो मैटर की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, जो उसका फर्स्ट टाइप है, वो क्या है? सॉलिड है। तो हम सॉलिड के बारे में पढ़ें कि सॉलिड हम किसे कहेंगे। ए टाइप ऑफ मैटर विच हैव इट्स own volume, shape and mass are called solids। उन्हें हम क्या कहेंगे? सॉलिड कहेंगे। तो बच्चों मैटर का एक ऐसा टाइप जिसका अपना वॉल्यूम होता है, जिसका अपना मास होता है, जिसका अपना शेप होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? सॉलिड कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? सॉलिड। क्या बोलेंगे उसे? सॉलिड बोलेंगे, ठीक है। तो चलिए अब जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सॉलिड का क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो देयर आर ऑफ 2 टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। हमारे पास यहाँ पर 2 टाइप के सॉलिड हैं। जो फर्स्ट हैं वो हैं एमोर्फस सॉलिड्स और जो सेकंड है वो है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो अमोर्फस सॉलिड्स क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होता है, हमने इसके बारे में स्टडी करनी है। लेकिन हमने इस चैप्टर में जो जनरली देखना है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में हमने पढ़ना है। अमोर्फस सॉलिड हमें इस चैप्टर में नहीं पढ़ना है, बस थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में। और क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में हमने डीप स्टडी करनी है। तो चलिए देखते हैं कि अमोर्फस सॉलिड्स क्या होता है और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होता है। तो आपने देखा होगा कि हमारी डेली लाइफ में सपोज कीजिए कि हमारे पास 2 चीज़ें हैं। चौक तो आप सभी ने देखी होगी, ठीक है, और एक मार्बल। चौक और मार्बल, ठीक है, दोनों किसके बने हुए होते हैं? CaCO3 के। एक चौक है और एक मार्बल है, किससे बने हुए हैं? COCa3। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। इसको क्या कहते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ये दोनों चीज़ें क्या हैं? एक ही प्रोडक्ट से बनी हुई है। अब अगर हम क्या करते हैं, इस बोर्ड पे अगर मैं चौक से लिखूंगा तो चौक इस बोर्ड पे लिखती है, लेकिन अगर बात करते हैं मार्बल की तो मार्बल इस बोर्ड पे नहीं लिख पाएगा। क्यों नहीं लिख पाएगा? जबकि दोनों एक ही चीज़ से बने हैं। तो इनके बीच में ऐसा कौन सा डिफरेंस है जो ये डिफाइन करता है कि अमोर्फस सॉलिड्स क्या हैं और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या हैं। इसी चीज़ को समझने के लिए हमने ये एग्जांपल लिया है कि कैल्शियम कार्बोनेट से ये 2 चीज़ें बनी हुई हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में मेन डिफरेंस क्या है हमें वही पढ़ना है, जबकि दोनों एक ही चीज़ से बने हुए हैं। तो ध्यान से देखिए कि जो अमोर्फस सॉलिड्स होते हैं, ठीक है, ये AS का मतलब है अमोर्फस सॉलिड्स हैव इरेगुलर शेप्स। इनका जो शेप होता है वो कैसा होता है? इरेगुलर होता है, ठीक है। इनका कोई यानी शेप फिक्स्ड नहीं होता, ठीक है। जबकि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनका डेफिनेट शेप होता है। जैसे आप देखिए मार्बल का अपना डेफिनेट फिक्स शेप है, ठीक है। तो इनका क्या है? डेफिनेट शेप होता है। किसका होता है? बोलेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का होता है। तो देखिए अब जो सेकंड पॉइंट है, इसमें जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है, देखिए ये चैप्टर है बहुत अच्छा, लेकिन अगर आप इसको जब डीप स्टडी करेंगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ
अच्छे ट्रिक्स के साथ मैं आपको समझाने का पूरा प्रयास करूँगा। तो देखिए जो इसमें जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है वो कैसा होता है, इरेगुलर। मतलब कि देखिए अमोर्फस सॉलिड में एक पार्टिकल यहाँ है, एक पार्टिकल यहाँ है, इस तरीके से, ऐसे। ये अमोर्फस सॉलिड्स है, उसमें पार्टिकल का अरेंजमेंट आप देखिए किस तरीके से होता है। जो इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, इन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है वो इरेगुलर अरेंजमेंट होता है। कोई भी पार्टिकल कहीं भी हो सकता है, कोई फिक्स नहीं है। देखिए आप, ये कैसा अरेंजमेंट है, ये इरेगुलर अरेंजमेंट है। कैसा है, इरेगुलर। कैसा अरेंजमेंट है, ये इरेगुलर अरेंजमेंट है। लेकिन अगर हम बात करते हैं बच्चों क्रिस्टलाइन सॉलिड की, तो उसमें जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है। तो देखिए इस तरीके से। अरे यार गाना नहीं गाना यार, बीच में मज़ा नहीं आएगा ना पढ़ने में। गाना गाते हुए पढ़ो तो और भी मज़ा आता है। देखिए इस तरीके से, इस तरीके का अरेंजमेंट जो होता है वो किसके बीच में होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बीच में। किसके बीच में होगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बीच में इस तरीके का अरेंजमेंट होता है। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, अगर आप जब इसे डीपली समझेंगे तो। ये देखिए, ठीक है, ये क्या है, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, और ये क्या है, ठीक है, इसमें कैसा है, रेगुलर अरेंजमेंट। रेगुलर अरेंजमेंट किसमें, क्रिस्टलाइन सॉलिड में। तो इसमें रेगुलर अरेंजमेंट होता है पार्टिकल्स का, और किसमें होता है, एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर। एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर, यानी बहुत लॉन्ग रेंज में इसमें पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं किसकी, अमोर्फस सॉलिड्स की, तो उसमें जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है वो क्या होता है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। एक शॉर्ट रेंज में ये पार्टिकल्स, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होती हैं, ठीक है। लेकिन बच्चों इसको समझने से पहले एक यहाँ पर वर्ड आता है कंस्टिट्यूएंट। व्हाट इज कंस्टिट्यूएंट। तो देखो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं बच्चों, ट्रिक्स के साथ सीखो तो और भी मजा है ना। ये होते हैं, व्हाट इज दिस, एम। आपका एम क्या है वो नहीं पूछ रहा हूँ। एम का मतलब है ए से एटम, आई से आयन, और एम से मॉलिक्यूल। एम से मॉलिक्यूल्स। इट मीन्स जो उसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो एटम भी हो सकते हैं, वो आयन भी हो सकते हैं, और वो मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जो बना है किससे मिलके बना हुआ है, ये एटम से मिलके भी बन सकता है, ये आयन से मिलके भी बन सकता है, और ये मॉलिक्यूल से भी बन के मिल सकता है, ठीक है। तो इस तरीके का इसमें अरेंजमेंट होता है, किसमें, अमोर्फस सॉलिड में इरेगुलर अरेंजमेंट होता है जो शॉर्ट रेंज ऑर्डर में होता है, जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड में रेगुलर अरेंजमेंट होता है और जो लॉन्ग रेंज ऑर्डर में होता है। ये हो गया हमारा सेकेंड पॉइंट। तो मुझे आई होप आप सब ये कौन सेकेंड पॉइंट भी इसका समझ गए होंगे, ठीक है। तो अब हम समझेंगे इसका तीसरा पॉइंट। कौन सा पॉइंट, थर्ड पॉइंट। तो देखिए थर्ड पॉइंट क्या है, देखो दो चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है। देखो मेल्टिंग पॉइंट की अब हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो मेल्टिंग पॉइंट होता क्या है, ठीक है, एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर कोई सॉलिड्स लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाए, उस टेम्परेचर को हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, ठीक है। समझ में आया, ठीक। अब देखिए कि जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होता है, इनका क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का ब्रोड होता है, ठीक है। सॉरी अमोर्फस सॉलिड्स का क्या होता है, ब्रोड होता है मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन अगर हम बात करते हैं किसकी, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की, तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कैसा होता है बच्चों, वो शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। और शार्प मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है और ब्रॉड मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो आइए हम इसे भी अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए सपोज कीजिए कि आपके पास ये कोई सॉलिड है, क्या है, ये कोई सॉलिड है, ठीक है। अब ये जो सॉलिड है सपोज कीजिए कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है 120 डिग्री सेल्सियस है,
ठीक है। 120 डिग्री सेल्सियस का मेल्टिंग पॉइंट है, और ये जो सॉलिड से है ये 120 डिग्री पर जब टेम्परेचर पहुंचा, हमने इसको जब हीट प्रोवाइड करी तो हीट प्रोवाइड करते करते हमने देखा कि ये जो टेम्परेचर पहुंच गया ये 120 से लेके 150 पहुंच गया, और तब जाके ये इस पॉइंट पे मेल्ट हुआ। तो देखो यानी उसका जो मेल्टिंग पॉइंट दिया तो 120 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन वो जो मेल्ट हो रहा है किस टेम्परेचर पे हो रहा है, 150 डिग्री सेल्सियस पे वो मेल्ट हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि इसके बीच में कितना ज़्यादा डिफरेंस आ गया, तो इस डिफरेंस को हम बोलते हैं ब्रॉड मेल्टिंग पॉइंट। इज दैट क्लियर? क्या बोलते हैं इसको? ब्रॉड मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है। जो नेक्स्ट जो है हमारा शार्प मेल्टिंग पॉइंट। व्हाट इज शार्प मेल्टिंग पॉइंट? व्हाट इज शार्प मेल्टिंग पॉइंट? बहुत ही उत्सुकता हो रही है आपको जानने की। तो देखिए शार्प मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। सपोज कीजिए यही सॉलिड है आपके पास, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है 120 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन अब ये जो सॉलिड से है ये 120 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंचा तो मेल्ट नहीं हुआ, लेकिन ये 120 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होना स्टार्ट हो गया। ठीक है। तो देखिए कि जिस टेम्परेचर पर बोला था उससे थोड़ा सा डिफरेंस है, तो इसको हम बोलते हैं एग्जैक्ट शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स। ठीक है। इज दैट क्लियर? ओके। तो ये होता है ब्रॉड मेल्टिंग पॉइंट और ये होता है शार्प मेल्टिंग पॉइंट। इट मीन्स ये जो फिक्स्ड टेम्परेचर होता है उस पर मेल्ट हो जाते हैं कौन? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। लेकिन अगर हम बात करते हैं किसकी? एमोर्फस सॉलिड्स की, तो फिक्स टेम्परेचर पर मेल्ट नहीं होते हैं, उनके बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। ठीक है। इज दैट क्लियर? ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो भी कंप्लीट हो गया है। इसी मस्ती के साथ हम चौथा पॉइंट देखते हैं कि चौथा पॉइंट क्या होता है। ठीक है। क्लीवेज अब हम पढ़ेंगे। अब बच्चों आपको कोई सॉलिड भाई काटने दे दिया जाए, वही आपके पास मार्बल। ठीक है। अगर आप मार्बल को कट करते हैं तो जो मार्बल जो कट होता है वो किस में कट होता है? ठीक है, स्मूथ पीसेस में कट होता है। ठीक है, 2 पीसेस में कट होगा, जो कैसे होंगे? बिल्कुल स्मूथ होंगे। ठीक है, जो कैसे होंगे? वो जो हैं स्मूथ होंगे। ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं एमोर्फस सॉलिड्स की, अगर आप चौक को काट के देखिए तो जो चौक कटेगी वो आपकी स्मूथ नहीं होगी, वो टुकड़ों टुकड़ों में कट जाएगी। ठीक है। तो इसको बोला जाता है कि व्हेन कट इनटू ए शार्प एज टूल दे कट इनटू 2 पीसेस विथ इरेगुलर शेप। कोई शेप नहीं होता है क्योंकि टुकड़ों टुकड़ों में कट जानी है। कौन कट जानी है? अमोर्फस सॉलिड्स। इट मीन्स चौक का एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले रहे हैं। ठीक है। अगर हम बात करते हैं किसकी? क्रिस्टलाइन सॉलिड की, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है कि जो आपका मार्बल है उसको अगर आप कट करते हैं, व्हेन कट इनटू ए शार्प एज टूल दे स्प्लिट इनटू 2 पीसेस एंड न्यूली जनरेटेड सरफेसेस आर प्लेन एंड स्मूथ। अगर हम मार्बल को काटते हैं तो वो 2 पीस में डिवाइड होता है, और जो 2 पीस होते हैं वो कैसे होते हैं? वो स्मूथ होते हैं। और वो कैसे होते हैं बच्चों? वो प्लेन होते हैं। कैसे होते हैं? वो प्लेन होते हैं। तो अगर कोई इस टाइप का सॉलिड है तो आप बोलोगे कि ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ओके, इज दैट क्लियर? और अगर कोई इस टाइप का सॉलिड है कि चौक जो आपकी डिवाइड हो जा रही है, टूट जा रही है बारीक बारीक पीसेस में, अगर आप उसको कट कर रहे हैं उसी शार्प टूल से, तो वो क्या हो रहा है? इरेगुलर शेप में ब्रेक हो जा रहा है, तो आप बोलेंगे कि वो क्या है? अमोर्फस सॉलिड्स है। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। तो नेक्स्ट अब हम इसका जो 4th पॉइंट है अब हम वो समझेंगे। क्या समझेंगे? 4th पॉइंट। मजा आ रहा है ना गाना गाने में भी? गाने के साथ पढ़ो, मस्ती से पढ़ो, मजा आ जाए पढ़ने में। ओके, समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। दे आर आइसोट्रोपिक। देखो मैंने इसको अलग से हेडलाइट किया हुआ है, रेड मार्कर से मैंने इसको अलग से लिखा हुआ है। तो अलग से लिखा हुआ है इसका मतलब कुछ ना कुछ तो इसका इंपॉर्टेंस है, और ये एग्जाम में 100% आता है। अलग से क्वेश्चन बन के आता है कि अमोर्फस सॉलिड्स आर आइसोट्रोपिक एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनाइसोट्रोपिक। व्हाई? ऐसा क्यों है कि ये जो आपके अमोर्फस सॉलिड्स हैं वो आइसोट्रोपिक हैं, और जबकि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं वो एनाइसोट्रोपिक हैं? तो सबसे बड़ा रीजन इनके पीछे क्या छुपा है वो देखिए। ये आइसोट्रोपिक वर्ड आ रहा है और ये एनाइसोट्रोपिक वर्ड आ रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? तो देखिए आइसोट्रोपिक, आइसोट्रोपिक
आइसोट्रोपिक, ठीक है। आइसोट्रोपिक के लिए आप याद रखिए यहाँ पे एक ट्रिक, एस डी। व्हाट इज एस डी? ठीक, एस डी सर कौन है? एस डी सर। और एनाइसोट्रोपिक के लिए आप यहाँ पे याद रखिए, मैंने कहा था ना ट्रिक के साथ सिखाऊंगा, डी डी सर। कौन से सर? डी डी सर। ये कौन है? एस डी सर। ये कौन है? डी डी सर। अब सर ये एस डी सर और डी डी सर क्या है, इसका मतलब क्या है? तो देखिए एस डी का मतलब क्या है? आइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक का मतलब है solids which show same physical properties like refractive index, इंडेक्स इधर लिख दे रहा हूँ, देखिए ये मैंने, ठीक है, इसको मैं अलग से हेडलाइट कर देता हूँ ताकि आप क्लियरली इस चीज़ को समझ पाएं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड एक कॉमा करके थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी एक्सेट्रा, बहुत सारी आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, लाइक एक्सेट्रा, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी इन डिफरेंट डायरेक्शंस, in different directions, ठीक है। दो solids which show same physical properties like refractive index, electrical conductivity, thermal conductivity in different directions, it means ऐसे solid जो different direction में same physical properties को show करते हैं, ऐसे solids को हम isotropic कहते हैं। Is that clear? क्या कहते हैं उन्हें? isotropic, ठीक है। तो अब समझ गए कि आइसोट्रोपिक क्या होता है, कि जो डिफरेंट डायरेक्शन में सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं उन्हें हम आइसोट्रोपिक कहते हैं, ठीक है। लाइक जैसे कि आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, थर्मल कंडक्टिविटी है, ये सब क्या करते हैं? डिफरेंट, ठीक है, सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं इन डिफरेंट डायरेक्शन में, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं बच्चों एनाइसोट्रोपिक की, तो जस्ट आप इसका उल्टा लिख देंगे। क्या लिख देंगे? दोज सॉलिड्स व्हिच शो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शंस। ओके, दैट क्लियर? ऐसे सॉलिड्स जो डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं उन्हें हम एनाइसोट्रोपिक कहते हैं। समझ में आया? आइसोट्रोपिक और एनाइसोट्रोपिक का मतलब क्या है। अब कैसे शो करते हैं तुम आपको वो भी बताऊंगा, कैसे शो करते हैं ना, ठीक है। तो देखिए कैसे शो करते हैं, ये ट्रिक से आप इसको याद रखिएगा। एस डी सर और डी डी सर नोट कर लीजिएगा इसको, ठीक है, अलग से, ठीक है। तो देखिए कैसे शो करते हैं, अब हम वो भी समझेंगे। तो सपोज कीजिए हमारे पास कोई सॉलिड है, उसमें दो टाइप के पार्टिकल हैं। कैसे हैं? ध्यान से देखिएगा, दो टाइप के पार्टिकल्स उसमें हैं। अब ठीक है, एक तो ग्रीन कलर से मैंने उसको मार्क किया और एक रेड कलर से, ये देखिए, ठीक है। और एक ये, फिर हम इसको बनाएंगे, अब यहाँ पर हम रेड वाला बनाएंगे, यहाँ पर रेड, यहाँ पर रेड और यहाँ पे रेड।
ये होगी आपका, मज़ा आना चाहिए भाई साहब पढ़ने में, तभी मज़ा है पढ़ाई का ना। देखिए ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ओके, यू गॉट इट? ओके सर, गॉट इट। बोलिए ना यार साथ में मेरे। इसमें आप ग्रीन कलर का बना दीजिए पहले ना, इस तरीके का, इस तरीके का, ऐसे, और यहाँ पर बीच में आ जाएगा रेड कलर के, इस तरीके का, इस तरीके का, ऐसे, ठीक है। ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, ये एटम भी हो सकते हैं, मैंने अभी आपको बताया था, ये आयन भी हो सकते हैं और ये मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसको थोड़ा, इसको ऐसे नहीं बनाना चाहिए था, मैं इसको इस तरीके से बनाना चाहिए था। यहाँ पर रेड 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 रेड, और यहाँ पर ग्रीन ग्रीन ग्रीन, ठीक है। और ये जो ये आपका रेड, ये आपका ग्रीन है, तो यहाँ पर रेड, यहाँ पर रेड, यहाँ पर रेड। अब हम समझते हैं कि सेम डायरेक्शन में डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसे शो करते हैं और डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसे शो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक वर्ड है, चलो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की ही बात करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है आपको पता है ना, क्लास 10th में आपने पढ़ा है कि जब भी कोई रे, ठीक है, रेयर से डेंसर में जाती है तो क्या होती है, जब रेयर से डेंसर में जाएगी तो नॉर्मल की थोड़ा सा बेंड हो जाती है। ये कोई सपोज कीजिए, यहाँ पर देखिए, ये कोई रे है, ये रेयर मीडियम से किस में जा रही है, ये आपका नॉर्मल है, डेंसर मीडियम में जा रही है, ठीक है। जो डेंसर में गई तो थोड़ा इसको जाना ऐसे चाहिए था, लेकिन ये जो रे है इसको जाना ऐसे चाहिए था, लेकिन ये थोड़ा सा ऐसे बेंड हो जाती है ना। तो ये रे कितनी बेंड हुई, इसके बीच में कितना एंगल बना, इस एंगल को ही मेजर करते हैं, किससे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। किससे मेजर करते हैं इसको, एक टर्म दिए गए इस एंगल को मेजर करने के लिए, उस टर्म्स को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो देखते हैं कि सेम डायरेक्शन में, ठीक है, या सेम डायरेक्शन में डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज की कैसी हैं और डिफरेंट में डिफरेंट कैसी है। तो देखिए, अगर हम इस डायरेक्शन में चलते हैं तो आप देखेंगे कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है वो कुछ अलग ही आएगी। क्यों? क्योंकि अगर इस डायरेक्शन में चलते हैं तो अलग टाइप के पार्टिकल्स को फेस करना पड़ रहा है। यहाँ पर एक छोटा पार्टिकल, एक बड़ा पार्टिकल, फिर एक छोटा, फिर एक बड़ा, फिर एक छोटा, फिर एक बड़ा, यानी इस डायरेक्शन में अलग टाइप के पार्टिकल्स को फेस करना पड़ रहा है। अगर आप ऐसे चलते हैं तो इस डायरेक्शन में अलग टाइप्स के पार्टिकल्स को फेस करना पड़ रहा है, ठीक। अगर आप इस तरीके से चलते हैं तो इस डायरेक्शन में आपको अलग टाइप्स के पार्टिकल्स को फेस करना पड़ रहा है। इट मीन्स क्या है कि आप अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स को फेस कर रहे हैं। किस में कर रहे हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अलग अलग डायरेक्शन में जो आपकी वैल्यू है वो क्या है, अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट है। डिफरेंट डायरेक्शन में वैल्यू डिफरेंट है, और अगर ऐसी वैल्यू आती है कि डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट वैल्यू, देन दैट इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। इसको हम क्या बोलेंगे? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बोलेंगे कि दो सॉलिड्स विच शो फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, विच शो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शंस आर कॉल्ड एनाइसोट्रॉपिक। तो आपको, मुझे अब ठीक है विश्वास है कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब इसको याद करने की बच्चों एक ट्रिक और सिखाई जाएगी आपको, क्योंकि होता क्या है ना एग्जाम में बच्चे ये कंफ्यूज कर जाते हैं, जब ये डिफरेंस पेपर में लिखने को आता है तो ये कंफ्यूज करते हैं कि ये आइसोट्रॉपिक है, ये अनाइसोट्रॉपिक है। तो इसके याद करने के लिए भी मैंने आपको एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक बना रखी है। वो ट्रिक क्या है वो देखिए बच्चों। CA क्या है? ये CA। अब आप कह रहे हैं ये सर क्या बता रहे हैं CA ना, और ये अंटी IA AI। CA का मतलब है चार्टर्ड अकाउंटेंट। क्या मतलब है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। और चार्टर्ड अकाउंटेंट का मतलब क्या है? C का मतलब होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। A का मतलब बच्चों एनाइसोट्रॉपिक होते हैं। कौन? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो देखो याद करने का तरीका, A मतलब, C मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बच्चों कैसे होते हैं? एनाइसोट्रॉपिक होते हैं। कभी नहीं भूलोगे इस ट्रिक को, मैं ये विश्वास दिलाता हूँ। चार्टर्ड अकाउंटेंट याद रखना है आपको बस,
ठीक है। और जो ए आई है, ए का मतलब है बच्चों क्या, एंटी आई है। आपके घर में भी कोई ना कोई एंटी जी आती होंगी ना, तो वही एंटी यहाँ पर भी आई है, ठीक है। तो ये आई देखिए, आई क्या है, एंटी है। और आई का मतलब क्या है, आई का मतलब है यहाँ पर किससे, आइसोट्रोपिक। और ए का मतलब बच्चों एमोर्फस सॉलिड्स, किससे, एमोर्फस सॉलिड्स से। तो ए का मतलब एमोर्फस सॉलिड्स कैसे होते हैं, आइसोट्रोपिक होते हैं, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे, ये दो ट्रिक्स हैं, एक आईए, ठीक है, और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। मुझे विश्वास है ट्रिक्स आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये ट्रिक्स अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, उसे शेयर भी करते रहिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है उस पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दे आर स्यूडो सॉलिड्स एंड सुपर कूल्ड लिक्विड। यस, अमोर्फस सॉलिड्स क्या होते हैं, स्यूडो सॉलिड्स होते हैं और सुपर कूल्ड लिक्विड्स होते हैं, ठीक है। स्यूडो सॉलिड्स क्या हैं और सुपर कूल्ड लिक्विड्स क्या हैं, उनके बारे में हम देखते हैं। तो आपने देखा होगा ये सुपर कूल्ड लिक्विड, एक वर्ड आ रहा है यहाँ पे, सुपर कूल्ड लिक्विड्स, ठीक है। यानी अगर आपके पास ग्लास है ना, ग्लास को अगर आप हीट करते हो, ठीक है, वो तुरंत क्या होता है, मेल्ट हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। और लिक्विड अगर थोड़ा देर ठंडा हो जाए तो वो ग्लास बन जाएगा। तो इसको बोलते हैं हम स्यूडो सॉलिड्स। क्या बोलेंगे इसको, स्यूडो सॉलिड्स, थोड़ी देर के लिए जो हो जाएं, ठीक है। आपने देखा होगा कि क्लास 11th में भी आपने पढ़ा होगा कि जो ऊंची ऊंची बिल्डिंगें होती हैं उनमें जो ग्लास लगे हुए होते हैं वो क्या हो जाते हैं ना, नीचे की साइड से ना, डाउन से वो क्या होते हैं, मोटे हो जाते हैं, उनकी जो मोटाई है वो बढ़ती है, और ऊपर से वो पतले हो जाते हैं, ऊपर से क्या होते हैं, वो पतले हो जाते हैं। तो उनका कारण यही है कि वो क्या होते हैं, वो आपके स्यूडो सॉलिड्स होते हैं और सुपर कूल्ड वो लिक्विड्स होते हैं, ठीक है। और जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, ट्रू सॉलिड्स होते हैं। कैसे सॉलिड्स, दिस इज ट्रू सॉलिड्स, ओके। नेक्स्ट जो है 7, इसके एग्जाम्पल जैसे कि आपका ग्लास है, आपका रबर है, आपका प्लास्टिक्स है, और आपके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं किसके, अमोर्फस सॉलिड्स के। चौक का भी एग्जाम्पल ले लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका अमोर्फस सॉलिड्स। अगर हम बात करें क्रिस्टलाइन सॉलिड की, जैसे कॉपर है, सिल्वर आयरन है, कॉमन सॉल्ट है, पोटेशियम नाइट्रेट है, एक्सेट्रा, बहुत सारे सॉलिड्स हो सकते हैं ऐसे जो कैसे हों, आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हों, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हैं कि अमोर्फस सॉलिड हम किसे कहते हैं और क्रिस्टलाइन सॉलिड हम किसे कहते हैं, ठीक है। तो आप इन्हें याद रखिएगा। चलिए स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक, ओके। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन जाने से पहले आपको क्या करना है, वीडियो को सब्सक्राइब करना है, वहाँ पर एक बेल आइकन है उसको भी क्लिक करना है, ठीक है, ताकि अगर मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। दूसरी चीज़, वीडियो को लाइक करना है और अपने ज़्यादा से ज़्यादा जो फ्रेंड्स हैं उनको शेयर करना है, ताकि ये जो वीडियो है उन तक भी पहुंच सके और वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।